2 साल का बच्चा लामो ढूंढो वो अपने थैले में कुछ सामान भरता है। माँ देखती है और पूछती है कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। तो वो कहते हैं कि सबसे सर्वोच्च पीठ की तरफ मैं लासा जाऊंगा। और कुछ दिनों बाद उनके गांव में लासा से लोग आते हैं भिक्षु की वेशभूषा में अपने नवे पंचन लामा के लीड्स को फॉलो करते हुए। लामो ढुंडुक नामक बच्चे के घर में पहुंचते हैं और उनके मन में एक घंटी बजती है कि जैसे मंजिल बहुत ही करीब हो। उन्हें लगा कि जिसकी तलाश थी वो मिल गया है, लेकिन सदियों पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुसार ही दलाई लामा को चुना जाना था। उस बच्चे को सिंहासन में बिठाया और कुछ पुरानी चीजें उसके सामने रखी, जैसे पुराना चश्मा, डमरू और घंटी। बच्चे ने कहा ये सब मेरा है और उन चीजों का इस्तेमाल करके दिखाया। उसके बाद छड़ियां रखी गई उसके सामने। एक छड़ी को चुना अपनी मनपसंद और उसे फेंक दिया। दूसरी छड़ी चुनी, वो छड़ी जो चुनी गई थी वो 13वें दलाई लामा की थी। उसे सीने से लगाते हुए कहा कि यह मेरा है। और ये सब देखते हुए जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अपने घुटने टेकते हैं, सर झुकाते हैं। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो चाइना का सबसे बड़ा सरदर्द बना, जिसे मारने के लिए खुद चीन की फौज को उतार दिया गया था। घर पे तोप के गोलों की बमबारी की गई और 1952 के इंडिया चाइना वार का एक सबसे बड़ा कारण ये भी कहा जाता है। इसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा दी गई। चाइना ने जैसे संत के वेश में छुपा हुआ भेड़िया या शैतान मनुष्य के वेश में चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन और दुनिया का लोकप्रिय धर्मगुरु the then recent victory of the Communist Revolution. Forces marching upon their Dalai Lama will be restored to his इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था वो तिब्बत पे कम होता गया और तिब्बत में आज़ादी के नारे लगने लगे। और जैसे ही दलाई लामा 6 साल के हुए उनकी शिक्षा स्टार्ट की गई। उन्हें नालंदा परंपरा के अनुसार 10 विषयों जो कि जीवन पर आधारित थे उसकी शिक्षा ग्रहण कराई गई, फिर एग्जाम कराए गए। उसी के साथ साथ उनके अंदर एक लगाव था मशीनों से। उन्हें जो भी मशीन दिखती वो उसे खोल लेते और फिर दोबारा असेंबल करने की कोशिश करते। और इनका जो फेवरेट था वो था घड़ियाँ। कि जब लासा के लोगों को पता चला कि हमारे नन्हे दलाई लामा को घड़ियाँ पसंद है तो अपनी खराब घड़ियाँ मठ में छोड़ जाते थे और दलाई लामा उसे ठीक करके वापस रख देते थे। और ये देखते हुए उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी एक बहुत महंगी घड़ी दलाई लामा को भेजी थी, जो दलाई लामा के पास आज भी है। लेकिन फिर ये ड्रैगन आग उगलता है। एक आदमी आता है जिसे चीन के इतिहास में नायक और तिब्बत के इतिहास में खलनायक बोला गया। हम बात कर रहे हैं माओ की, जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था। चिंग पॉइंट शेक की कोमितांग पार्टी को हराने में लगी हुई थी और 1949 तक माओ अपने इरादे में सफल भी हो जाता। In 1949, Mao Zedong established the People's Republic of China. In the same year, in Lhasa, Tenzin Gyatso took his final philosophical exam before ascending the throne as the 14th Dalai Lama. और वो पूरी कुआमितांग पार्टी को फॉर्मोसा द्वीप तक समेट देता है। फॉर्मोसा द्वीप को आज की डेट में ताइवान कहते हैं। 1 अक्टूबर 1949 को माओ को दिखता है तिब्बत, जो उसे अपने गले में हड्डी जैसा लगता है। recent victory of the Communist Revolution, Mao revived China's old imperial ambitions to impose its sovereignty on Tibet. और उसकी मंशा दक्षिण में स्थित एक स्वतंत्र साम्राज्य तिब्बत को अपने कब्जे में लेने की। अक्टूबर 1950 में जो पीपल लिबरेशन आर्मी होती है वो तिब्बत पे आक्रमण कर देती है और अक्टूबर के एंड तक जो तिब्बत की फौज होती है वो सरेंडर कर देती है और चाइना तिब्बत को अपना पार्ट घोषित कर देता है। और इसी साल नवंबर में तिब्बत की सरकार दलाई लामा को उपाधि ग्रहण करवा देती है। 15 साल के दलाई लामा को राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है, जिनके एग्जाम्स जिनकी परीक्षा अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। और उनके राजगद्दी पे बैठने के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरे तिब्बत में अपना आतंक मचा दिया। 1951 में तिब्बतन लीडर्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर्स के बीच 17 सूत्री समझौता हुआ। अब चाइना तिब्बत में इतना इंटरेस्टेड क्यों था? इसके पीछे जो 3 सबसे मेन रीजंस हैं वो कुछ ये थे। चाइना मानता था कि तिब्बत कभी स्वतंत्र था ही नहीं, वो हमेशा से चाइना का पार्ट रहा है। दूसरा स्ट्रेटेजिक रीजन था, मानता था कि इंडिया और चाइना की जब भी जंग होगी तो जो तिब्बत है वो एक बफर जोन की तरह एक्ट करेगा इंडिया चाइना वॉर में। जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो इकोनॉमी थी।
क्योंकि ऐसी कई सारी नदियाँ थी जिन पे जो चाइना डिपेंडेंट था वो सारी तिब्बत से आती थी, और तिब्बत के अंदर कई सारे ऐसे मिनरल डिपॉजिट as well as gold, coal, and uranium. लेकिन चाइना ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक दलाई लामा है वो तिब्बत पे कब्जा नहीं कर सकता, और 17 सूत्री समझौते में कुछ यही बातें होती हैं, जिसमें वो ये तो बताते कि दलाई लामा के पास सारे इंटरनल अफेयर्स का कंट्रोल रहेगा और जितना भी एक्सटर्नल अफेयर्स का कंट्रोल है वो चाइना के हाथ में रहेगा। तिब्बत की एक भी पोस्ट को खत्म नहीं किया जाएगा, ये दलाई लामा की शक्तियों पे कोई भी आँच नहीं आएगी, एक भी मठ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जैसा चलता है वैसे ही चलते दिया जाएगा। बस फर्क यह आएगा कि जो तिब्बत है वो चाइना के अंडर में आ जाएगा। लासा में एक ऐसी यूनिट भी तैयार की जाती है जो चाइना और तिब्बत की सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करेगी, लेकिन रियलिटी में सब कुछ उल्टा होता है। दलाई लामा भी इस समझौते के बारे में कुछ ऐसे बोलते हैं कि चीन सारी शर्तें पहले से ही तैयार करके बैठा हुआ था, तिब्बत के प्रतिनिधियों को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया और बंदूक की नोक पे ये समझौता कराया गया। और इस समझौते के बाद जो तिब्बत की फ्रीडम थी वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए। जब तिब्बत में प्रदर्शन शुरू हुआ तो चाइना ने उसे पूरी तरीके से दबा दिया। प्रोटेस्टर्स और तिब्बतन्स के ऊपर बहुत सारे टॉर्चर होने लगे। इसको देखते हुए जो दलाई लामा थे वो बहुत ही आहत हुए, जिसके बाद उन्होंने संदेश बीजिंग भिजवाया और जुलाई 1954 में बीजिंग में दलाई लामा माओ से कहते हैं कि हम आपकी सारी शर्तों को मानने को तैयार हैं, तिब्बत चाइना के अंडर में रहेगा, चाइना के अधिकार में रहेगा, लेकिन हम चाहते कि 17 सूत्री समझौते का पालन हो और तिब्बत की संस्कृति को नुकसान ना किया जाए। तो इसके जवाब में सिगार का धुआं उड़ाते हुए माओ कुछ इस तरह बोलता है कि दलाई लामा धर्म एक हफीम है, ये लोगों में जहर भर देता है, तिब्बत और मंगोलिया में इस जहर को मैं साफ करूंगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि माओ के इरादे क्या थे और नतीजा क्या निकलता है। Religion is poison. It undermines the race and retards the progress of the country. Dalai Lama, Tibet and Mongolia have been poisoned. They have to be cleaned. नवंबर 1956 में गौतम बुद्ध की 2500वीं जयंती पर पहली बार दलाई लामा भारत आते हैं। उनके स्वागत में हजारों लोग आते हैं जो सिर्फ उनकी एक झलक देखना चाहते हैं, और इस जयंती पे चाइनीज डेलीगेशन को भी आमंत्रित किया जाता है। दलाई लामा नई दिल्ली ट्रेन से पहुंचते हैं और उन्हें हैदराबाद हाउस में रुकना था। जब वो नई दिल्ली पहुंचते हैं, जो चाइना के राजदूत होते हैं वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और अपनी गाड़ी तक ले जाते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उन्हें चाइना के दूतावास या चाइनीज एम्बेसी ले जाते हैं। भारत सरकार ने दलाई लामा को ले जाने के लिए सरकारी गाड़ियां भेजी थी, लेकिन हंगामा मच जाता है जब दलाई लामा और उनके दल हैदराबाद हाउस में नहीं मिलते। पूरी दुनिया के विशेष कार्यालयों के फोन बजने पड़ते हैं और पता चलता है कि दलाई लामा चाइनीज एम्बेसी में है। यहाँ पे दलाई लामा को चीन की सरकार ये धमकी देती है, अगर भारत से संबंध बनाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन भारत सरकार के दबाव के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। दलाई लामा नेहरू से मिलते हैं, चर्चा होती है तिब्बत पर, लेकिन नेहरू कोई भी आश्वासन देने को इनकार कर देते हैं। वजह 1954 में एक पैक्ट के तहत, ये पैक्ट क्या था? पंचशील समझौता, जिसमें ये साफ लिखा गया था कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। दलाई लामा 11 हफ्ते भारत रुकते हैं, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिलता और वो वापस तिब्बत लौट जाते हैं। इधर तिब्बत की हालत बद से बदतर होने लगती है। मई 1958 से लेकर फरवरी 1959 तक दलाई लामा की जो पढ़ाई होती है वो पूरी हो जाती है और उन्हें गेशेल धर्मपा की डिग्री दे दी जाती है। 10 मार्च 1959 को लासा के पैलेस के बाहर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती, जो एक आश्वासन चाहती थी दलाई लामा से कि दलाई लामा चाइनीज आर्मी के कैंप में ना जाए। चीनियों ने आपको किडनैप करने का प्लान बना रखा है, तो हम अकेले जाने नहीं देंगे। जितने गार्ड्स हमेशा उनके साथ जाते हैं, आज भी उतने ही जाएंगे। तुम दिन उन पे कितना ही भरोसा कर ले, पर हम नहीं कर सकते क्योंकि चीनी भरोसे के लायक ही नहीं। लासा के चाइनीज आर्मी कैंप में एक रंगारंग कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें दलाई लामा को अकेले आने के लिए आमंत्रित किया था। लोगों को डर था कि उधर दलाई लामा को बुलाया जाएगा और फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। दलाई लामा अपने लोगों की बात सुनते और वो फिर वहां नहीं जाते।
क्योंकि अगर दलाई लामा की हत्या हो गई तो जो पूरा तिब्बत है वो नेत्रहीन हो जाएगा और चीन का रास्ता साफ हो जाएगा तिब्बत पे कब्जा करने का। दलाई लामा ने लोगों की सुनी और वो वहां नहीं गए और अगले ही दिन लासा के अंदर हिंसक विद्रोह शुरू हो गया। 15 मार्च तक चीन की फौज महल पहुंची। दलाई लामा के कई सारे विश्वसनीयों ने उन्हें महल, लासा या तिब्बत छोड़ने की राय दी। 17 मार्च 1959 में चाइनीज आर्मी की ड्रेस पहनकर वो महल छोड़ देते हैं और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। आपको आज रात ही जाना होगा और इस रास्ते से हिमालय के पर्वतों को पार करते हुए, ब्रह्मपुत्रा की नदियों को पार करते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा खौफ था वो था रेड आर्मी का। रेड आर्मी, उनके जवान और उनकी बंदूकें जो दलाई लामा को ढूंढ रही थी। पूरी दुनिया को लगता था कि किसी भी वक्त दलाई लामा की खबर आती होगी कि उन्हें रेड आर्मी के जवानों ने उन्हें गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। दलाई लामा रात के अंधेरे में सफर करते बिना किसी रोशनी या टॉर्च का इस्तेमाल किए और दिन में किसी गुफा या मठ में आराम करते। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। लेकिन फिर 31 मार्च को खबर आती है कि दलाई लामा ने भारत का बॉर्डर क्रॉस कर लिया। Hello, Mr. Dalai Lama. Welcome to India. May there always be peace. और वो अरुणाचल प्रदेश की तवांग मठ के अंदर है। वो अब भारत पहुंच चुके हैं। चीन ने कहा कि दलाई लामा ने उन्हें धोखा दिया है। After the Chinese authority found I am no longer there, then they report to Chairman Mao Zedong. Dalai Lama is about the situation. Then Chairman Mao Zedong asked, "Where Dalai Lama?" They answered, "Escaped." Then Mao Zedong commented, "Now we defeated." लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक हेडलाइन बड़ी मशहूर हुई थी, द एस्केप दैट रॉक द रेड्स। इसका मतलब एक पलायन जिसने चीन को भौचक्का कर दिया, या फिर द ग्रेट एस्केप। ये खबर सुन के चीन के अंदर कोहराम मच गया। दलाई लामा के महल के ऊपर तोपों के गोले दागे गए और माओ की तस्वीर टांग दी गई। Lhasa, under communist bombardment, the Dalai Lama fled to India. दलाई लामा की फोटो ही नहीं बल्कि उनके नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। 15 साल से बड़े उम्र के लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब यह विद्रोह शांत हुआ तो लासा की सड़कें लाशों से पटी पड़ी थी और इन सबको जलाया गया और 12 घंटे तक आसमान जलता रहा। After we become refugee, come to India, India free country, open society, all information we get. And also, you see, so therefore, the large number of Tibetan younger people, and they gradually, you see, their children now getting modern education. गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो इतनी बड़ी हो रही थी क्योंकि टॉपिक बहुत ही वास्ट है। तो आगे की कहानी अगले एपिसोड में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। Dalai Lama will be restored to his earthly capital. The Dalai Lama institution will cease one day. Potentially be the last Dalai Lama. So there won't be a 15 Dalai Lama. A female successor. That's also possible. So they have more concern about next Dalai Lama than me, future, in case you see true Dalai Lama come. Century-old tradition cease at the time of quite popular Dalai Lama.